हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, बीच बीच में मैं कुछ क्लासेस लेके आपके वीडियो को बनाना छोड़ दिया था। आज मैं आप लोगों का जितने भी क्लासेस हैं सबको कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इस क्रम में दोस्तों हमने क्लास 12 का ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी में मैंने चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी क्लास 12 का। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, केवल हमारे यहाँ आपको NCERT की क्लासें ही मिलेंगी, अदर क्लासेस नहीं मिलेंगी। आपका इस बुक में दोस्तों, आपका जो बुक है आप देख लीजिए, इस बुक में आपका जो चीज़ दिया हुआ रहेगा वही हम पढ़ाएंगे। बुक से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से दोस्तों एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरे बुक को एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? देखिए, जनसंख्या संगठन। क्या है दोस्तों? जनसंख्या संगठन। ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या संगठन नहीं बोला है, जनसंख्या संगठन बोला है। NCERT दोस्तों ऐसे ऐसे शब्दों का जाल बुनती है कि आम स्टूडेंट मतलब आसानी से उस भाषा को समझ नहीं पाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को हम जनसंख्या पढ़ा चुके हैं। जनसंख्या तो आप समझ रहे हैं। जनसंख्या क्या है? एक अधूरा शब्द है। जब तक जनसंख्या के आगे किसी क्षेत्र विशेष या देश का नाम ना जोड़ा जाए तो हम कैसे जानेंगे कि कहाँ की जनसंख्या का अध्ययन करना है। इसलिए जनसंख्या तो आप जानते हैं, जानना है आपको संगठन। क्या होता है ये? संगठन। तो देखिए दोस्तों, NCERT के बुक में जो दिया हुआ है आपका डिफिनेशन, उस बुक से जो डिफिनेशन निकलता है उसी डिफिनेशन को हम आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए क्या दे रहा है आपका बुक में, डिफिनेशन क्या दे रहा है, लिख रहा है क्या? देखिए, जनसंख्या संगठन में देखिए जैसे है लिंग संगठन। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका लिंग संगठन, या फिर समझ लीजिए एक तरह से जनसंख्या संगठन ही इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी भी देश में, किसका बात कर रहा है दोस्तों? किसी भी देश, किसी एक देश को आप पकड़ लीजिए, किसी देश का जिक्र नहीं किया है। किसी भी देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। ये भी कोई कहने वाली बात है दोस्तों, पूछने वाली बात है। अलग अलग देश है, अलग अलग देशों के अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ अलग नहीं कह रहा है NCERT, कह रहा है कि किसी भी देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है दोस्तों। आप अलग हैं, हम अलग हैं। लोगों को उम्र, लिंग तथा उसके स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है। किसके आधार पर हम लोगों को अलग कर सकते हैं? केवल किसके आधार पर? उसके उम्र के आधार पर, उसके स्थान के आधार पर। तो यही चीज़ कह रहा है, और उसके लिंग के आधार पर। तो यही चीज़ कह रहा है कि किसी भी मानव को आप अलग कैसे कर सकते हैं। अलग करने के लिए आपको 3 ही आधार मिलेंगे। या तो आप उसका स्थान चेंज कर दीजिए कि नहीं, ये आदमी दूसरे स्थान का है, ये आदमी भारत का है, ये आदमी ऑस्ट्रेलिया का है। ये पहला चीज़ आपको बताने का। दूसरा क्या है आपका? लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर अगर आप अलग कर सकते हैं कि ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं, आप उसके उम्र के आधार पर लोगों को बांट सकते हैं। और इसी उम्र के आधार पर जो बांटा जाता है, इसी उम्र के आधार पर जो बांटा जाता है, जनसंख्या को अलग करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं। तो इसी तरह से जो बांटा जाता है, जैसे व्यवसाय से भी बांटा जाता है। इसके बाद आपका शिक्षा से बांटा जाता है, जीवन प्रत्याशा से बांटा जाता है। तो इस आधार पर जो अलग अलग रूपों में हम लोग बांटते हैं, तो इसी ऑल ओवर को हम लोग कहते हैं जनसंख्या संगठन। नहीं आया समझ में दोस्तों, क्योंकि NCERT का किताब से लिया हुआ है। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी भी प्रॉपर आप एक देश को ले लीजिए, उसी के उदाहरण में एक और देश ले लीजिए। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया लिया, भारत लिया। आप देखिए, दोनों देशों में रहते लोग ही हैं। कौन रहते हैं? लोग। अब वहाँ के लोगों को आप किस आधार पर बांट सकते हैं? तो बांटने के लिए आपको 3 ही आधार मिलेंगे। पहले क्या आधार? पहला आधार ये मिलेगा कि आप उम्र के आधार पर वहाँ की जनसंख्या को बांट सकते हैं, कि कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, या कितने जवान हैं। इसके आधार पर आप बांट सकते हैं। इसके अलावा उसके लिंग के आधार पर आप बांट सकते हैं जनसंख्या को, कि कितने स्त्रीलिंग है, कितने
पुल्लिंग है। इसी तरह बांट सकते हैं। अगला किस तरह बांट सकते हैं, अगला उसके स्थान पर बांट सकते हैं उसी देश में। जैसे ये भारत के झारखंड राज्य से है, ये भारत के उत्तर प्रदेश से है, तो उसके स्थान पर आप जनसंख्या को बांट सकते हैं। इसके अलावे अगर किसी तरह बांट सकते हैं तो ये अन्य विशेषताएं दिया हुआ है। जैसे व्यवसाय है, तो कौन से लोग किस तरह का व्यवसाय करते हैं, इसके आधार पर आप बांट सकते हैं। समझ में आया। तो इन सभी चीज़ों का जब हम लोग ऑल ओवर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों, जो आपके बुक का चैप्टर में दिया हुआ है, जनसंख्या संगठन। सिंपल। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। लिंग अनुपात। क्या दोस्तों, लिंग अनुपात। देखिए, लिंग अनुपात जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच, किसके बीच, स्त्री और पुरुष के बीच, किसमें, जनसंख्या में, स्त्री और पुरुष के बीच जनसंख्या के बीच के अनुपात को उस स्थान का लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, उस स्थान का लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में लिंग अनुपात के विभिन्न या भिन्न भिन्न सूत्र जो है वो लागू किए जाते हैं। जैसे कुछ देशों के लिए आपके बुक में सूत्र दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है। इसमें क्या है, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000, इस तरह से दिया हुआ है। अन्य देशों के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। हमारे देश भारत में यही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, स्त्री को ऊपर किया जाएगा और पुरुष को नीचे कर दिया जाएगा। यानी स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, इस तरह से हमारे देश में निकाला जाता है। आप देखिए, अब अपने तरीके से हम समझाने का कोशिश करते हैं। लिंग अनुपात क्या होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में लिंग अनुपात, जैसे एक गांव ले लीजिए। अब गांव में लिंग अनुपात का मतलब क्या हुआ कि उस गांव में हम ये स्टडी करेंगे कि उस गांव में स्त्रियों की संख्या कितनी है। स्त्री मतलब बच्ची हो चाहे वो बूढ़ी हो, स्त्रियों की संख्या ज्ञात करेंगे कि कितने हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात आएगा, जैसे मान लीजिए आपका कि पता चला कि 500 पुरुष है, 400 स्त्री है, अंतर कितने का आया, अंतर आया आपका 100 का। तो वहाँ का लिंग अनुपात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ आएगा दोस्तों। तो अब फिर हम इसको आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि किस तरह से निकाला जाता है ये आपका लिंग अनुपात किसी भी देश का। आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं दोस्तों किस तरह से निकाला जाता है ये लिंग अनुपात। तो आइए हम लोग अब भारत के लिंग अनुपात को समझते हैं दोस्तों कि ये कैसे क्या होता है। देखिए, भारत में लिंग अनुपात का फॉर्मूला क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या। दोस्तों, विदेशों वाला फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि पुरुष को ऊपर रखा गया था, स्त्रियों को नीचे रखा गया था। लेकिन इस वाले फॉर्मूला में हम लोग क्या देख रहे हैं, अपना भारत वाले फॉर्मूला में क्या होता है, स्त्रियों को हम लोग ऊपर रखते हैं और पुरुषों को नीचे रखते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या जो है इसका अनुपात निकालते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिए हैं। देखिए दोस्तों, सपोज दैट यह हमारे देश में स्त्रियों की संख्या 1 लाख है और पुरुषों की संख्या 1.5 लाख है। जब हम गिने तो इसका जब अनुपात हम लोग निकालेंगे कि कितना का अंतर आ रहा है इसमें, तो देखिए जब इसको हम लोग काटते तो देखिए दोस्तों 3 शून्य 3 शून्य काट दिए हमने, बचा कितना, देखिए यहाँ 100 यहाँ 150, फिर यहाँ से काटे हैं देखिए दोस्तों 10 से, यानी 10 10 100, 10 15 150। अब फिर काटे हैं दोस्तों देखिए 5 से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे काटे हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काटा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 आएगा, मिस्टेक है, कितना आएगा 2, तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ठीक। अब इसके आधार पर अब हम जब इसको इंटू करते तो आता है यहाँ पे 400। तो इसके आधार पर जो अनुपात निकला वो कितना निकला, 400। कितना निकला, 400। यानी हमारे देश में ये लिंग अनुपात जो निकला, इसके आधार पर क्या होगा कि जो पुरुष है और जो स्त्री है इनके बीच का अंतर 400 है। कितना का, 400। कहने का मतलब क्या है कि 400 लड़कियां कम है प्रति 1000 पुरुष पर। यानी 400 पुरुष ऐसे होंगे जिसको विवाह के लिए दुल्हन
नहीं मिलेंगे। इसके आधार पर जो अभी हम बनाए, इसके आधार पर ये बस एक एग्जाम्पल है, रियल में ऐसा नहीं है। जो रियलिटी में जो है वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि भारत का लिंग अनुपात कितना है। इसे मैं बता देता हूँ हम लोग को, भारत का लिंग अनुपात 927 है। 927 कहने का मतलब क्या है कि 73 लड़कियाँ कम होती है प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। मतलब इतने पुरुष ऐसे हैं जिनको दुल्हन नहीं मिलते हैं। आप देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश क्या है दोस्तों? लेटविया है। कौन सा? लेटविया। आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्त्री और पुरुषों का जो अंतर है लगभग यहाँ पे आपका 1300, कितना? 1300 पुरुष हैं और 1000 स्त्रियां हैं। कितना का अंतर है? 300 पुरुष ऐसे हैं जिनको वहाँ पे दुल्हन नहीं मिलते हैं। समझ आ गया दोस्तों? लेटविया। अब आगे देखिए, ऐसा क्यों हुआ कि हमारा फॉर्मूला जो लिंग अनुपात है उसको निकालने का अलग है और विदेशों का फॉर्मूला लिंग अनुपात निकालने का अलग है? तो इसके पीछे के रीज़न है दोस्तों समाज के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों? समाज के प्रकार। देखिए, समाज के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है पितृसत्तात्मक समाज, एक होता है आपका मातृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज वो समाज होता है जिसमें पिता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? पिता की प्रधानता होती है। कहने का मतलब क्या है कि पिता के बाद संपत्ति का जो मालिक है वो पुत्र को बनाया जाता है, पुत्र के बाद उसका पुत्र होता है। यानी इस समाज में पिता की प्रधानता होती है, पितृसत्तात्मक समाज में। और मातृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि माता की प्रधानता होती है। उसमें संपत्ति का मालिक माँ के बाद बेटियां होती है, बेटे का उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। उसमें देखिए, अब पितृसत्तात्मक समाज में क्या खूबी है कि लड़की विदा होकर लड़के के घर आती है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में आपका ऐसा होता है कि जो लड़के हैं वो विदा होकर के लड़की के घर जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था दोस्तों हमारे भारत के नागालैंड, मणिपुर और असम राज्य में और मेघालय राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। वहाँ पे कुछ जनजाति ऐसे हैं जहाँ पे लड़के विदा होके लड़कियों के घर जाते हैं। इसे समाज को हम लोग कहते हैं मातृसत्तात्मक समाज। इस समाज की खासियत यह है कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपसे पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा गार्जियन के रूप में। आपसे इस ऐसे समाज में क्या पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। सबसे पहले आपका माँ का नाम ही पूछेगा। आधार कार्ड वगैरह में हर जगह आपका माँ का नाम सबसे पहले आएगा। और पितृसत्तात्मक में क्या होता है कि पिता की प्रधानता होती है, तो कहीं भी जाइएगा आप सबसे पहले पूछता है कि आपके पिता कौन है। समझ आ गया दोस्तों दोनों में अंतर? तो इसी समाज के कारण जो फॉर्मूला है वो अलग अलग हो जाते हैं। क्या क्या अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों? देखिए, जैसे पितृसत्तात्मक समाज है तो यहाँ पे पुत्र को अधिक प्रधानता दिया जाएगा। किसको? पुत्र को। लोग पुत्र प्राप्ति की कामना अधिक करेंगे, बेटियों को पसंद कम करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या क्रिएट हो जाएगा कि ऑटोमेटिक आपका जो स्त्रियों की संख्या है वो कम हो जाएगी। समझिए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मातृसत्तात्मक में क्या होगा ऐसे समाज में? ऐसे समाज में लोग पुत्रियों को अधिक महत्व देंगे। किसको? पुत्रियों को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि पुत्रियाँ घर में रहेंगी, घर जमाई को लेके आएंगी और बेटा विदा होके चला जाएगा। किस में? आपका मातृसत्तात्मक समाज में। इसलिए पुत्रियों को अधिक पसंद करते हैं। पितृसत्तात्मक पुत्र को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ये लेकर के आता है। समझ आ गया दोस्तों? तो इसी समाज के कारण इस तरह के फॉर्मूला को डिवाइड किया गया है। विदेशों में पुरुषों बटे स्त्रियों की संख्या, भारत में स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या। अब देखिए आगे जो हमें पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है दोस्तों आयु संरचना। क्या पढ़ना है? आयु संरचना। तो आइए हम लोग देखते हैं आयु संरचना में हमें क्या कुछ देखना है और आयु संरचना को कितने ग्रुप में बांटा गया है। आयु संरचना। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आयु संरचना में क्या कुछ दिया है और क्या कुछ हमें पढ़ना है। देखिए, आयु संरचना का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, जब मैं आपको शुरू में चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या संगठन की इसमें हमें किसके आधार पर जनसंख्या को बांटना है। तो इसमें से जिक्र आया था आपका आयु के आधार पर, उम्र के आधार पर भी जिक्र
आया था। तो यहाँ पे अब हम जनसंख्या को बांटेंगे उम्र के, आयु के आधार पर। तो उसके आधार पर जो जनसंख्या को हम बांटते हैं इसी को कहा जाता है आयु संरचना। क्या कहा जाता है? आयु संरचना, जो किसी भी देश, राज्य, नगर, गांव के लिए भी हो सकती है। किसी एक देश के लिए प्रॉपर नहीं होती, किसी भी, आप किसी भी क्षेत्र का आयु संरचना निकाल सकते हैं, अपने भी गांव का, अपने ही नगर का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग, क्या कुछ दिया हुआ है आपका बुक में, कैसे लिखा है। आयु संरचना, आयु संरचना किसी भी देश, राज्य, नगर, गांव, किसी भी देश, राज्य, नगर, गांव की कार्यशील जनसंख्या को दर्शाती है। कौन दर्शाती है? आयु संरचना यह दर्शाती है कि उस देश की कितनी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है और कितनी जनसंख्या खर्च करने वाले हैं, ये आंकड़ा हमें बताती है आयु संरचना। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या को दर्शाती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, इस तरह से बांटा हुआ है बुक में दोस्तों। जैसे जो बच्चे 0 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे या जो भी लोग होंगे, आप ही बताइए कि ये कमाने वाले लोग होंगे या खर्च करने वाले लोग होंगे। तो जनरली ये लोग जो होते हैं खर्च करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुखार, तबीयत खराब होना, डॉक्टर के पास जाना, मतलब तरह तरह की चीज़ें, मतलब 0 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे या जो लोग होंगे ये वो केवल और केवल खर्च करने वाले होंगे। नेक्स्ट 15 से लेकर 59 वर्ष, दोस्तों 15 नहीं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। 15 से लेकर 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कमाने वाले होते हैं। मतलब यही जनसंख्या है जो कार्य कर सकता है, कार्य करने की क्षमता इन्हीं के अंदर होती है। क्योंकि इतने उम्र तक उतना ज़्यादा बुद्धि का विकास भी नहीं होता है और 15-16 तक आते आते अब लगभग बुद्धि का विकास हो जाता है। तो इसके आधार पर भी अगर देखा जाए और शरीर में ताकत भी आ जाती है, तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यही उम्र के जो लोग होते हैं वो आपके कमाने वाले होते हैं, और जो 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होंगे वो खर्च करने वाले होंगे, और 60 से अधिक उम्र के जो लोग होंगे ये भी आपके क्या होंगे? खर्च करने वाले होंगे। क्या होंगे दोस्तों? खर्च करने वाले होंगे। यही तीनों आधार पर आपका आयु संरचना को बांटा जाता है और आपके बुक में भी दिया हुआ है, वही हम आपके सामने यहाँ पे रख दिए। अब सिंपल हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपना ही याद कीजिए, क्या आप 14 साल तक कमाते थे पैसा? नहीं कमाते थे। अभी के बच्चे बोलेंगे हाँ मैं टिकटॉक में, यूट्यूब से कमाता हूँ, तो वो डजन मैटर है। लेकिन हार्ड वर्किंग जो होता है, जो रियल में जो कमाई होती है, कितने उम्र के बाद होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप बोलते कि हम कमाते, तो आपके जैसे कितने होंगे जो यूट्यूब से कमा रहे होंगे? बता दीजिए। बहुत कम होंगे। तो इसीलिए जो कमाने वाली जनसंख्या होती है वो 15 से लेकर 59 वर्ष तक, 60 वर्ष तक होती है। उसके बाद 60 से अधिक वर्ष के जो लोग होंगे वो बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो वो खर्च करने वाले होते हैं। और जो उससे कम उम्र के होते हैं, जैसे आपका 15 से कम उम्र के जो होते हैं वो केवल खर्च करने वाले होते हैं। तो बीच के लोग ही कमाने वाले होते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों, जिस भी देश की जनसंख्या 15 से 59 वर्ष यानी आयु वर्ग के बीच है, वो देश बहुत ही तीव्र गति से विकास कर सकता है अगर वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो। वर्तमान परिस्थिति में भारत भी इसी दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है कि सभी के लिए रोजगार जो है वो उपलब्ध करा सके। तो अगर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो हमारा देश भी डेवलप कर सकता है। दोस्तों समझ आ गया कार्यशील जनसंख्या। अब देखिए, यही कार्यशील जनसंख्या हमें आगे चल के क्या बताता है? आयु लिंग पिरामिड को बताता है। किसको? आयु लिंग पिरामिड को। अब आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? देखिए, आयु लिंग पिरामिड किसी भी देश की, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, किसी भी देश की आयु लिंग पिरामिड किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से। यानी ग्राफ के आधार पर वो बताती है कि इस देश में कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितने बच्चों की जनसंख्या है, कितने बूढ़ों की जनसंख्या है। और उसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, एक ग्राफ हम आप लोग के सामने बनाएंगे, जिस ग्राफ से आपको सब आइडिया हो जाएगा कि आयु लिंग पिरामिड
क्या होता है। और आयु लिंग पिरामिड दोस्तों आपके बुक में भी दिया हुआ है, 2-3 पिरामिड दिया हुआ है अलग अलग देशों का। हम किसी एक देश का पिरामिड निकाल करके आप लोग के सामने दिखा देते हैं, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग बनाते हैं आयु लिंग पिरामिड, ये कैसा होता है और इसमें किस तरह से जनसंख्या को बांटा। आयु लिंग पिरामिड का ड्राइंग दोस्तों हम लोग के सामने बन के रेडी हो चुका है। आइए हम लोग समझते हैं आयु लिंग पिरामिड को। देखिए दोस्तों, इस ड्राइंग को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं एक ज़रूरी सूचना जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खास करके आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड के लिए ये मतलब न्यूज़ है कि जो क्लास 12 में 50% क्वेश्चन मतलब एक सब्जेक्ट का आधा क्वेश्चन MCQ लिया जाता था और आधा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में लिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब वो सिस्टम हटा दिया गया है। अब पूरी तरह से आप लोगों से केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव के रूप में 10 या 5 रहेंगे। 10 अगर पूछा तो एक एक नंबर के करके रहेंगे एक क्वेश्चन का। यदि 5 पूछा तो एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया जाएगा। यानी दोस्तों इस तरह से अब आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप उस गलतफहमी में मत रहें कि हम रट लेंगे और चल जाएंगे तो फिर भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। अब रटने वाला काम नहीं देगा दोस्तों, अब आपको समझना पड़ेगा और एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लिखने को लेकर के बहुत ज़्यादा नंबर पूछा जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव में मात्र 10 नंबर पूछे जाएंगे, 10 से 15, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए। आप लोग आज से ही इस चीज़ को तैयार करना शुरू कर दीजिए कि आपको अब सब्जेक्टिव लिखना है हर सब्जेक्ट में। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं आयु लिंग पिरामिड को। देखिए दोस्तों, आयु लिंग पिरामिड में हमने जो लिया है वो ग्राफ बनाया है आपका नाइजीरिया का। किसका बनाया दोस्तों? नाइजीरिया का। देखिए ये ग्राफ है, इसमें देखिए ये 0 पॉइंट है, इसमें भी देखिए 0 पॉइंट है। यहाँ से स्त्रियों की जनसंख्या को प्रतिशत में बताया गया है, यहाँ से पुरुषों की जनसंख्या को प्रतिशत में बताया गया आपका नीचे। ऊपर क्या बताया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। आपका जो 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं वो नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। 10 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं नाइजीरिया में। जो यंग लोग हैं वो भी लगभग ठीक ठाक है नाइजीरिया में, लेकिन फिर भी बच्चों की तुलना में ये बहुत ही कम है। बीच वाले देखिए आप, यहाँ से देखिए और ये वाला देखिए, यही 2 भाग, ये है आपके युवा वाले जो कमाते हैं दोस्तों। तो नाइजीरिया में इनकी संख्या बहुत कम है और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऊपर में जो है 60+ वाले लोग हैं, 60 से ऊपर के लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइजीरिया की स्थिति क्या होगी वर्तमान समय में कि यहाँ पे कमाने वाले कम हैं, खर्च करने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ एक समय ऐसा आएगा कि खिसक करके यहाँ आएगा और यहाँ वाला खिसक करके यहाँ आएगा। यानी जो अभी 60 से, यानी जो अभी आपके 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि बूढ़े हो जाएंगे। आप जब 10 से 14 वर्ष और 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये जवानी की स्थिति में पहुंचेंगे। तो उस समय दोस्तों जो युवाओं की संख्या होगी नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो सके उस समय बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या फिर इक्वल में चलेगा। तो इस तरह से हमें क्या बताता है आयु लिंग पिरामिड की किस देश की किस तरह की स्थिति होती है। केवल आयु संरचना को ये एक आकार के आधार पर, पिरामिड के आधार पर इसको बताता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आयु लिंग पिरामिड। दोस्तों इसका नाम पिरामिड इजिप्ट में पाए जाने वाले पिरामिड के आधार पर ही रखा गया है। किसके आधार पर? इजिप्ट में पाए जाने वाले पिरामिड के आधार पर इसका नाम रखा गया है आयु लिंग पिरामिड। तो इसके अलावे और आपको 2 पिरामिड बनाए गए हैं आपके बुक में, एक दिया है जापान का, एक दिया है ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों अब आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये आयु लिंग पिरामिड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो आधा से ज़्यादा बच्चे क्या करते, केवल देखते हैं कि ये क्या दिया है लेकिन पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आता नहीं है। अब आप मेरे बताने के बाद जब देखिएगा तो आपको जापान वाला भी और ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद जो आपका होगा
वो हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। 2 टॉपिक बाकी है, उसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत कम बताते हैं दोस्तों, हम 5 से 6 बताएंगे। इस चैप्टर के लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।